नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आज का टॉपिक जो है वो आपके सामने है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम। अभी थोड़ा मैं बता दूं आपको कि अभी 2-3 दिन से जो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं हुआ, उसका एक कारण है कि थोड़ा स्वास्थ्य ख़राब हो जाना, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, माफ़ कीजिएगा। लेकिन आज से कोशिश है हमारी कि हम फिर से कंटिन्यू वीडियो को रखें, ठीक है। तो थोड़ा आज का टॉपिक आप समझ ही रहे हैं। आज का टॉपिक जो है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। इसके बारे में आपने अखबारों से तो ऐसी खबरें कभी पढ़ी होंगी जिसमें लिखा है कि 11वीं से 12वीं तक के 9वीं से ले सकेंगे विषय, आर्ट्स के साथ पढ़ सकेंगे साइंस एंड कॉमर्स, है ना। तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। अच्छी तरह से समझाते हैं, ऐसा समझ में आएगा कि आज तक किसी ने समझाया नहीं होगा, ठीक है। हम वही हमेशा कहते हैं कि आप पढ़ो ऐसा कि किसी को भी समझा सको या पढ़ा सको, है ना। तो वही चीज़ आपको समझ में आ जाएगी आज, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा गया है, ये हमारे द्वारा बनाया हुआ है। इसमें लिखा है भारत में पहली बार जो शिक्षा नीति है उसमें मतलब लागू की गई थी तो वो 1968 में की गई थी, है ना। इसके बाद 1986 से 1992 में इसको अपडेट कर दिया था, है ना। यानी कहें तो कुछ बदलाव हुआ था, नाम मात्र का, जो ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं था। इसके बाद 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो अभी वर्तमान में आई है, जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत अलग है, ध्यान समझना, ये बहुत अलग है और अभी तक की शिक्षा जो भी नीति आई हैं उन सब से अलग है, ठीक। अलग क्या है, इसमें क्या कारण है, इसके क्या पॉजिटिव फैक्ट हैं, क्या नेगेटिव फैक्ट हैं, वो हम सब आपके सामने रखने वाले हैं, ठीक है। अब पहले तो ये देख लें कि जो 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो जो इम्प्लीमेंट, यानी कहें तो जैसे भी कोई सरकार की योजना बनती है ना, तो वो योजना ज़रूरी नहीं होती कि उसी वर्ष में एक ज़मीनी लेवल तक पहुंच जाए, है ना। तो उसमें टाइम लगता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो लगभग 2022 या 23 तक लागू होगी, है ना। क्योंकि इसके बहुत सारे सब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, पूरे कोर्स का बदलाव होना है, और इसके अलावा जो भी NCERT का पैटर्न है वो सब कुछ बदल कर आएगा। इसके बाद जो है ज़मीनी स्तर पर इसकी कार्रवाई हो पाएगी, ठीक है। तो एक चीज़ सब समझने के लिए आपको ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे कहीं ना कहीं एग्जाम में। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ लिखा गया है कस्तूरी रंजन जो इसरो के अध्यक्ष रह चुकी, उनकी अध्यक्षता में इसको बनाया गया, ठीक। पहली बात तो ये हो गई। इस नीति के अनुसार जो भारत का एक मंत्रालय था जिसका नाम था MHRD, मानव विकास संसाधन मंत्रालय है ना। इस पहले जो शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था भारत का, वो इसी में आता था, मानव विकास संसाधन मंत्रालय में। लेकिन अब पूरे MHRD को बदलकर एजुकेशन यानी कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रख दिया, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। पहले भारत में जो शिक्षा मंत्रालय था वो MHRD के अंतर्गत आता था, और अगर वर्तमान की बात करें तो उस MHRD को बदलकर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रख दिया गया, जिसके कैबिनेट मंत्री वर्तमान में रमेश पोखरियाल हैं, ठीक। देखिए, पहले का जो शिक्षा नीति है उसका फॉर्मूला क्या था, हम पहले आपको वो बता देते हैं। पहले जो हमारी शिक्षा नीति थी उसका जो फॉर्मूला था 10+10+2, है नहीं। और आज की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका एक स्ट्रक्चर है 5+3+3+4। इसको हम बड़े अच्छे से समझेंगे, ठीक है। थोड़ा इसको पुराने वाले को भी समझ लेते हैं। ऐसा था कि जैसे जो 10+2 है, पहले क्या होता था, 10+2 यानी कि 12 ईयर्स, है ना। 6 ईयर्स से क्या होता था, बच्चों के एडमिशन करवाए जाते थे स्कूलों में, स्कूलों में, सॉरी, है ना। बच्चे का एडमिशन अगर होता था तो कब से होता था, 6 ईयर से। इसके बाद 10+2 यानी 12 ईयर्स तक बच्चे को राज्य सरकार के अंतर्गत पढ़ाई करनी पड़ती थी, यानी 12 और 6 कितना हो जाते, 18, ठीक। तो 18 ईयर्स में 12th पास करने का टारगेट रहता था किसका, राज्य सरकार का, ठीक है। और अपन को 12 वर्ष तक स्कूल शिक्षा या राज्य शिक्षा के अंतर्गत दिशा निर्देशों के अंतर्गत हमको पढ़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया। यहाँ 10+2 यानी 12 था, यहाँ पर 5+3 8 3 11+4 यानी कि 15 ईयर्स। अब
जो भी बच्चों का एडमिशन होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उनको 15 ईयर्स तक राज्य सरकार, यानी कि जिस भी राज्य सरकार, जैसे कह सकते हैं हम एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, है ना, ये बोर्ड होते ना, देखा होगा आपने। ऐसा तो होता नहीं है जैसे आप डिग्री करते तो डिग्रियों में तो ये नहीं लगा होता कि आपने एमपी बोर्ड से की या यूपी बोर्ड से की, नहीं होता ना, क्योंकि डिग्री तक का नहीं होता। इसमें क्या है, इसमें मेन चीज़ ये है कि जो भी राज्य सरकार का टारगेट रहता था 10+2 का, तब वहीं पे लिख के आता था, वहीं पर हमारी अंक सूचियों वगैरह पे, और आपसे ही पूछा जाता था किस बोर्ड से किया आपने, तो आप बताते थे एमपी बोर्ड से, यूपी बोर्ड से। लेकिन अगर आपसे डिग्री करने जाओ तो आपसे ये नहीं पूछते किस बोर्ड से किया, तो है ना, वो डिग्री वाली बात अलग हो जाती है, ठीक है। वो एक केंद्र सरकार के अंतर्गत भी कर सकते थे, कहीं भी चले जाके आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको 12 वर्ष तक पहले राज्य सरकार की निगरानी या कहें कि उसके तहत ही पढ़ाई करनी पड़ती थी, और अब आपको 15 वर्ष तक राज्य सरकार के दिशा निर्देशों या उनके अनुसार पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 10+2 और 15 वाला जो सिस्टम है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे चलते हैं। देखो यहाँ लिखा 10+2, मतलब कि यहाँ लिखा स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी राज्य सरकार के अंतर्गत रहते हैं आप, और यहाँ आप 15 ईयर्स तक गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत रहकर पढ़ाई करेंगे अब, ठीक। इसमें जो 10+2 की पॉलिसी थी, इसमें बच्चे को एडमिशन 6 साल के बाद दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर जो पॉलिसी है 5+3+3+4 की, इसमें बच्चे को 3 वर्ष से एडमिशन दिया जाएगा स्कूलों में, ठीक। तो इसको समझेंगे हम थोड़ा सा। अब तो पुराना तो छोड़ो, अब इसको समझो 5+3+3+4 क्या है। जो 5 ईयर है, इसको एक स्टेज बनाया जिसका नाम है फाउंडेशन स्टेज। जो स्टार्ट के 5 वर्ष हैं, उसको एक नाम दिया गया, उस स्टेज को एक नाम दिया गया जिसका नाम है फाउंडेशन स्टेज, ठीक है। फाउंडेशन स्टेज में क्या है कि पहले 3 वर्ष, यानी कि पहले 3 वर्ष बच्चे का एडमिशन होगा 3 वर्ष की आयु में। तो 3 वर्ष की आयु में पहले 3 वर्ष यानी कि 4, 5 और 6 वर्ष तक बच्चे को सिर्फ स्कूल से जुड़ने या स्कूल से, जैसे बच्चे भी छोटे होते हैं स्कूल जाने को डरते हैं, देखा होगा आपने, तो सिर्फ 3 वर्ष तक बच्चों को सिर्फ स्कूल के प्रति लगाव, समझना, स्कूल के प्रति लगाव कैसे बने, ताकि बच्चा एकदम से अपने मन से स्कूल जाने लगे 6 जो ईयर है उसके बाद। तो 3 साल तक बच्चों को सिर्फ और सिर्फ स्कूल में खेलना और स्कूल से जुड़ाव कैसे कैसे हो, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाएंगी जिससे बच्चों को ये लगेगा कि हमको घर से अच्छा स्कूल में लग रहा, समझना इस चीज़ के लिए। तो ये है उनका 3 ईयर्स का प्लान कि 3 ईयर्स में बच्चों को सिर्फ स्कूल के प्रति प्रेरित करो, एट्रैक्टिव करो, कि बच्चे स्कूल को किसी प्रकार का प्रेशर या फोर्स देकर स्कूल ना जाए। बच्चा जैसे ही 6 ईयर्स में पहुंचता है, वैसे ही बच्चों के प्रति एकदम एक रुचि जागृत हो जाए कि हमको स्कूल जाना है ना। तो ये जो 3 ईयर्स का प्लान है सरकार का, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ होगा कि या तो बच्चों को स्कूल में खेलना सिखाया जाएगा, या इसके बाद ऐसी एक्टिविटी कराई जाएंगी जिससे बच्चों के एकदम जुड़ाव हो जाए स्कूल से। तो समझ आया आपको 3 साल का प्लान क्या है। इसके बाद 2 साल का प्लान, 2 साल का प्लान में जैसे 6 वर्ष में बच्चा पहुंचेगा तो उसका एडमिशन हो जाएगा 1st क्लास में, है ना। तो 6 और 7 और 8 तक जो एज हो जाएगी बच्चे की, तो वो दो क्लास आगे बढ़ जाएगा, यानी 1st और 2, यानी टोटल 5 वर्ष के उसमें फाउंडेशन स्टेज में सिर्फ बच्चे की 2 क्लास होगी, एक तो 1st और एक 2nd। इसमें किसी भी प्रकार का बच्चे का एग्ज़ाम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इसमें किसी भी प्रकार का बच्चे का एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा तो बच्चों को थोड़ा पढ़ने के प्रति रुचि जागृत होगी, है ना। बच्चे ये नहीं समझेंगे कि हमको कोई बहुत बड़ा प्रेशर है ना। तो अब बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये समझ सकते हैं आप उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आपको 5 साल का प्लान समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो उसकी 3 ईयर्स यानी 5+3+3+4 है ना, तो 5 तो खत्म हो गया। इसके बाद 3 ईयर्स का क्या प्लान है, तो उस 3 ईयर्स के सिस्टम को प्री-पैरिटी स्टेज कहा गया। क्या कहा गया? प्री-पैरिटी स्टेज। मतलब अब बच्चों की पढ़ाई यहाँ से अच्छी तरीके से शुरू होगी, है ना। तो इसमें जो क्लास होगी वो बच्चे की 3 से 3, 4, 5 3 क्लासें होंगी 3 साल में। इसमें एग्ज़ाम भी कराया जाएगा, है ना। इसमें एग्ज़ाम भी कराया जाएगा। इसके बाद कुछ एक्टिविटी जैसे खेल की, मनोरंजन की बहुत सारी एक्टिविटी भी कराई जाएंगी, प्लस स्टडी भी कराई जाएगी। इसके अलावा जैसे ही बच्चा 3, 4, 5 की क्लास में पढ़ेगा तो उसको एक रीजनल लैंग्वेज यानी कि उस क्षेत्र की भाषा के अंतर्गत पढ़ाई कराई जाएगी। जैसे अपने क्षेत्र की भाषा, एक कहें तो रीजनल भाषा बुंदेलखंडी हो जाती है ना, है ना। तो यहाँ पर उसकी जो रीजन की भाषा है, क्षेत्र की भाषा है, उस भाषा से पढ़ाई कराई जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मान लो इंग्लिश मीडियम से ही पढ़े बच्चा या उसको एक प्रकार की अलग भाषा सिखाई जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कॉमन सब है। अगर आप जो पेरेंट हैं बच्चे के, वो चाहते हैं कि हमको अपना बच्चा को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना, तो कोई बड़ी बात नहीं, मतलब कोई अलग बात नहीं है, वो इंग्लिश में पढ़ा सकता है। लेकिन कोई अगर चाहता है कि हमको हिंदी से पढ़ाना, तो वो हिंदी से पढ़ा सकता है। और कोई चाहता है कि हमको रीजन की जो क्षेत्र की भाषा है वो तो आपको साथ में सिखाई ही जाएगी, ठीक।
तो समझ सकते हैं आप। और इसमें बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह होंगे, सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो बच्चा 5 साल तक 5 की क्लास तक पहुँच गया। अब जो उनका सरकार का नेक्स्ट स्टेज है, इसको कहते हैं मिडिल स्टेज, यानी 5 + 3 अब प्लस फिर 3। तो ये वाला जो 3 सिस्टम है, 5 6 6 7 8, यानी मिडिल स्टेज में बच्चा 8 क्लास तक पहुंच जाएगा। तो इसमें बहुत अच्छे स्तर से पढ़ाई हो जाएगी, क्योंकि बच्चे की सीखने की जो क्षमता है या सीखने के प्रति बच्चा की एकदम रुचि, जो इंटरेस्ट जागृत होता है, वो इसी कैटेगरी में होता है। यानी कहें तो मिडिल कैटेगरी में। जब बच्चा 6 7 8 क्लास में पहुंचता है, तो वो अपने आप को ज़्यादा जागरूक करना चाहता है, अपने आप को ज़्यादा सीखना के काबिल बनाना चाहता है, ज़्यादा चीज़ों में रुचि भी उसकी बढ़ती जाती है। तो ऐसी सारी चीज़ें एक्टिविटी कराई जाएंगी। तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि बच्चे को कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर बनाना बताया जाए, लेकिन कंप्यूटर चलाने की बहुत सारी एक्टिविटी जो हम लोग 12वीं पास सीखने जाते हैं, देखा होगा अक्सर आपने, डिप्लोमा वगैरह करते हैं। तो इसमें बच्चे जैसे 12वीं के पास होंगे तो उनको इतना नॉलेज हो जाएगा, या कंप्यूटर चलाना अच्छे तरीके से आने लगेगा, ताकि वो आने वाले समय में अच्छा से अच्छा डेवलपमेंट अपना कर सकें। तो वो पुराना मॉडल खत्म है। जैसे हम लोग जैसे पहले वाले जो लोग होते थे, वो क्या करते थे, 12 पास करने के बाद कोई डिप्लोमा किया कंप्यूटर का, ऐसे सब चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन अब कुछ नहीं, अब पहले ही बच्चों को कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ एक सब्जेक्ट जुड़ जाता है, वोकेशनल कोर्स, है ना। वोकेशनल कोर्स मतलब कहें तो जैसे सिलाई हुआ, माली का, कारपेंटर, बढ़ई, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो लोकल क्षेत्रों में चलाए जाते हैं। जैसे किसी बच्चा की रुचि है कि हमको कारपेंटर, चित्र बनाने का काम सीखना, तो वो भी सिखाया जाएगा, है ना। वो भी उसमें भी, और सिखाने के साथ साथ क्या है कि उसमें बच्चों को नंबर भी दिए जाएंगे पेपरों में। ये तो बहुत बड़ी बात है। बच्चा सीखेगा भी, सीखने के साथ उसका जो पेपर होगा उसमें बच्चों को उसके सब्जेक्ट के हिसाब से नंबर भी दिए जाएंगे। तो ये तो और बच्चों की बहुत अच्छी बात है ना। इसके बाद जैसे कोई सिलाई, जैसे कोई गर्ल है या कोई लड़कियां वगैरह हैं जो भी स्कूल की छात्राएं होती हैं, वो अगर चाहें कि जैसे हमको सिलाई वगैरह काम सीखना है, इसके अलावा कुकिंग वगैरह के काम आते हैं, बहुत सारे ऐसे वुमेन एंड मैन एंड वुमेन के बहुत सारे वर्क होते। तो एक प्रकार से ये वोकेशनल कोर्स भी उसी में सुविधा कराई जाएगी। इसके अलावा मैथ, साइंस, आर्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो तो कॉमन सी बात है, वो तो रहेंगी, ठीक। इसके बाद इंडियन लैंग्वेज, यानी यहाँ कोई रीजनल क्षेत्र की भाषा है वो, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब यहाँ रीजनल क्षेत्र की भाषा को ख़त्म कर दिया जाएगा। यहाँ आपको इंडियन लैंग्वेज में ही पढ़ना पड़ेगा, यानी जो भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी, उसमें भी, और इंग्लिश दोनों। इंग्लिश में अगर चाहें तो इंग्लिश में पढ़ सकते हो, हिंदी में भी चाहें तो हिंदी में, लेकिन यहाँ रीजनल कोई भाषा नहीं चलेगी। अब क्षेत्र की भाषा को यहाँ पर क्या कर देते हैं कि ख़त्म कर सकते, एक प्रकार से अब नहीं यहाँ चलेगा, ठीक है। इसके अलावा हमने बताया कि जो मैथ, साइंस, ये आर्ट्स, ये सब्जेक्ट तो चलेंगे ही, ठीक है। फिर इसके बाद जो सरकार का 4 ईयर्स का प्लान है, वो इसके आगे हम आपको बताते हैं। ये वाला, इसको सरकार का एक नाम दिया गया है जिसका नाम है सेकेंडरी स्टेज। आपने सुना होगा, पहले जो फाउंडेशन स्टेज, फिर प्रिपरेटरी स्टेज, फिर इसके बाद मिडिल स्टेज, इसके बाद आ जाएगी लास्ट वाली सेकेंडरी स्टेज। इसमें जो बच्चों की क्लास होगी वो 9th 10th 11 और 12th, ठीक है। इसमें एक तो सबसे बड़ी सुविधा है नो स्ट्रीम, यानी कि कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जो आपको ज़रूरी है चुनना। आप अपने हिसाब से ही कोई सा भी सब्जेक्ट चुन सकते हो। जैसे कोई बच्चा साइंस ले रहा है तो साइंस ले सकता है, साइंस ले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है, पॉलिटी पढ़ना चाहता है, तो वो भी पढ़ सकता है ना। अगर कोई आर्ट्स बच्चा है, आर्ट्स लेना है, अगर उसको साइंस पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो वो भी पढ़ सकता है ना। कोई जैसे मैथ का स्टूडेंट हो गया, तो मैथ के अलावा अगर उसको इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये सब चीज़ें पढ़ना, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये सब चीज़ें पढ़ना है, तो वो भी पढ़ सकता है। तो ऐसा सब कुछ कॉमन कर दिया गया है सरकार ने। इसके अलावा यहाँ लिखा है मल्टीपल सब्जेक्ट। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग बनाई जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग पर बहुत जोर दिया जाएगा इस कैटेगरी में। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कहा जाए तो बच्चों की खुद की एक सोच डेवलपमेंट करना, किसी भी बारे में वो क्या सोचते हैं। जैसे टॉपिक में लिखा है कि स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखिए, है ना। जैसे प्रश्न बन जाता है स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के बारे में लिखिए, है ना। जो भी स्वतंत्रता संग्राम में कोई भी आंदोलन हुए हैं तो उनके बारे में लिखने के लिए बच्चों को कहा जाए। लेकिन उसके पीछे क्रिटिकल थिंक बनाई जाएगी बच्चों की कि स्वतंत्रता आंदोलन होने की वजह क्या क्या रही, वो क्या कारण थे कि स्वतंत्रता आंदोलन को करना पड़ा, स्वतंत्रता में कैसे कैसे विरोध उत्पन्न हुए जिस वजह से आंदोलन, यानी कहा जा सकता महात्मा गांधी एक कहे जा सकते हैं कि महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन किए। महात्मा गांधी के बारे में लिखिए कि उन्होंने कौन कौन सत्याग्रह आंदोलन चलाए, लेकिन सत्याग्रह आंदोलन चलाया क्यों, ऐसा क्या कारण आया कि जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाना पड़ा। तो ये क्रिटिकल थिंक हो जाती है। इसमें आने वाले समय में बच्चे बहुत बड़ी सोच डेवलपमेंट कर लेते हैं ना। जैसे बड़े बड़े लेवल के एग्जाम हो गए ना, PSC वगैरह के, इनमें बच्चों को जाने की बहुत अच्छे रिसोर्स बनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप। इसके अलावा फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी, यानी आपको यहाँ इस लेवल में जो भी सेकेंडरी स्टेज होगा, इसमें आपको किसी भी एक अदर कंट्री की भाषा सीखने के लिए कहा जाएगा और सिखाया भी जाएगा। लेकिन चाइना की लैंग्वेज को नहीं सिखाया जाएगा, है ना। उर्दू वगैरह भी सिखाई जाएगी जो अदर कंट्रियों में चलती है ना। ऐसी सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो एक प्रकार से आपको अदर कंट्री कोई सी भी एक अदर लैंग्वेज जो अदर कंट्री विदेशों में चलती है उसको भी आपको सीखना पड़ेगा। इसके बाद थोड़ा सा हम बता देते हैं ग्रेजुएशन के बारे में क्या है कैसा है।
ग्रेजुएशन जो है वो 4 ईयर्स कर दिया गया है, सीधी सी बात है। 4 ईयर मतलब BA BSc BCom। जैसे हम फर्स्ट ईयर करते हैं तो फर्स्ट ईयर करने के बाद अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ दो, तो आपको मिल जाएगा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, है ना। अगर आपने 2 साल किया, हो सकता है 2 साल के बाद पैसे खत्म हो जाए, नहीं करने के लिए आपके पास इतना वो नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। छोड़ने के बाद आपको 2 साल बाद ग्रेजुएशन का डिप्लोमा दिया जाएगा, है ना। इसके बाद 3 ईयर्स जो हो जाएगा उसको बाद उसको कहा जाएगा ग्रेजुएशन डिग्री। यहाँ मिलेगी जो 3 ईयर्स पर आपको ग्रेजुएशन डिग्री, है ना। इसके बाद 4 ईयर्स कहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन रिसर्च डिग्री। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन रिसर्च डिग्री मिलेगी, कहाँ मिलेगी? 4 ईयर्स पे। ऐसा भी हो जाता है। एक और नया सिस्टम आया, जैसे 2 साल तक का आपने ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया, इसके बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी, 2-3 साल 4 साल बाद आपको पैसे नहीं है, इसके बाद सोचा कि हम जो हमारा डिप्लोमा था ग्रेजुएशन उसको हम डिग्री कर लें या ग्रेजुएशन रिसर्च कर लें, तो उसी डिप्लोमा को ले जाकर आप फिर से अपनी नेक्स्ट लेवल यानी कि डिग्री वाले और ग्रेजुएशन रिसर्च की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। आपको फिर से वही नहीं करना पड़ेगा कि फिर से वहीं से 1 से स्टार्ट करो, 3 साल बर्बाद करनी पड़े, नहीं। अगर आपने ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर लिया और आपको डिग्री करना, तो 1 साल में ही आपकी ग्रेजुएशन डिग्री भी हो जाएगी, ठीक है। अभी ऐसा होता है, अगर आपने 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ी तो 2 साल तो गई काम से, फिर से अगर आप करना चाहो तो फिर वही शुरू से पहाड़ा पढ़िए। तो ऐसा सिस्टम सरकार ने खत्म कर दिया। 2 साल हो जाए, 1 साल हो जाए, 1 साल छोड़ के चले जाओ, फिर आ जाओ तो आपका फिर रनिंग में एडमिशन करके डिग्री बना देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो है पीजी ग्रेजुएशन का क्या है, एमफिल को खत्म कर दिया गया है। इसके बाद जो पीएचडी होगी वो 4 ईयर्स, मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि 1 और 2 ईयर्स के जो भी पीजी ग्रेजुएशन होता था, जैसे अगर आपने मान लो कि कहा जाए कि जैसे आपने ग्रेजुएशन रिसर्च कर लिया, है ना, तो आपको अगर MSc करना तो आपका 1 साल में हो जाएगा, है ना। और अगर आपने डिग्री कर लिया और आपको पीजी करना तो आपको 2 साल लगेगा, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप, वही वाला सिस्टम है। इसमें तो पुराना सिस्टम जैसा ही है। इसमें क्या है, न्यू शिक्षा नीति में GDP का 6% इस पर क्या किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा, है ना। पहले जो शिक्षा नीति थी उस पर GDP का 3% इन्वेस्ट होता था देश में। स्कूल फीस के बारे में हम आपको बता दें। स्कूल फीस जो होगी, जैसे भी भारत में जो भी स्कूल खोले जाते हैं, सरकारी तो सरकारी स्कूल है, सरकार के हिसाब से फीस है, जो भी है वो सरकार की है, सरकार के निर्देश है। लेकिन अब अगर जो भी प्राइवेट स्कूल खोलेंगे, उनमें कोई भी प्राइवेट जो भी संस्थापक होगा वो अपनी मन की मर्ज़ी से फीस नहीं रख सकता है। उसको सरकार क्या करेगी, उसके स्कूल का एक प्रकार से निरीक्षण करेगी। निरीक्षण करने के बाद उसको क्या देती है, निरीक्षण के बाद उसको किस लेवल का देती है, उस लेवल के हिसाब से जो उसको लेवल मिलेगा सरकार के निरीक्षण के बाद, उस लेवल के हिसाब से वो अपने स्कूल में बच्चों की फ़ीस रख सकता है। और सरकार उस लेवल को देखते हुए, जैसे देखा होगा आपने, आपकी दुकानों पर सामान लेने जाओ तो कोई MRP का होता है, मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस 5 रुपये लिखे तो कोई भी दुकानदार उसे 5 रुपये से ज़्यादा में नहीं दे पाएगा, क्योंकि सरकार ने उसके मूल्य निर्धारण कर दिए। वो 4 में दे सकता है, 3 में दे सकता है, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं देगा। और 5 से ज़्यादा देगा भी तो कोई लेगा नहीं, क्योंकि उस पर MRP फिक्स कर दिए गए हैं सरकार ने। तो समझ सकते हैं स्कूलों की फ़ीस जो होगी वो सरकार निरीक्षण करने के बाद फिक्स कर देगी कि आपकी स्कूल जो है वो किस कैटेगरी का है और किस कैटेगरी के हिसाब से आप फीस ले सकते हो। इसके अलावा अदर कोई ऐसा नहीं है कि आपने अपना कोई झोल झाला करके और फीस बना के और स्कूल का अलग सिस्टम बना लिया, तो ऐसा कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद वोकेशनल अप्लाई है। वोकेशनल मतलब हमने जो बताया था, जैसे वोकेशनल का सब्जेक्ट उसमें जुड़ा है, तो जिस स्कूल में वोकेशनल होगा उसमें जो भी स्कूल खोलना चाहता है तो उसमें वोकेशनल इक्विपमेंट उसको रखना पड़ेगा। जैसे सिलाई की मशीन सीखना किसी छात्रा को या कुकिंग का इंटरेस्ट है, तो वो सारे इक्विपमेंट जो भी उससे संबंधित हैं वो आपको अपने स्कूल में रखने पड़ेंगे, हैं। इसके बाद वोकेशनल टीचर की भी अप्लाई आपको अलग से करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद फॉरेन यूनिवर्सिटी यानी टॉप 50, पूरे वर्ल्ड की टॉप 50 यूनिवर्सिटी अपने भारत में एजुकेशन के लिए कोई सा भी कॉलेज वगैरह खोल सकती हैं। सरकार ने घोषणा कर दी गई है, चाहे वो कैम्ब्रिज हो या फिर अमेरिका की वो यूनिवर्सिटी हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लो पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी को अपने यहाँ रख दें, तो पाकिस्तान में तो वो सिखाया जाता है कि भारत को मारो, तो पाकिस्तान की इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी है वो टॉप 50 में नहीं आती, तो कहानी ख़त्म है उसकी, तो है ना। लेकिन जो टॉप 50 वर्ल्ड में आती हैं यूनिवर्सिटी, वो अपने यहाँ भी खोल सकती हैं कॉलेज वगैरह। इसके बाद डिपार्टमेंटल जो होगा वो, इसमें 4 प्रकार के डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे, बहुत अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे स्कूलों में। इसके बाद टीचर का जो होगा वो 4 ईयर्स का, उसका एक प्रकार से जो नए टीचर होंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो टीचर रखे जाएंगे उनका एक प्रकार से 4 ईयर्स तक ट्रेनिंग होगा उनका, इसके बाद स्कूलों में आएंगे, ठीक है। इसके बाद अब और एक बड़ी विशेषता ये है कि जो भी प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले लोग हैं, अब वो जो लोकल के लोग हो जाते हैं स्कूलों में, अब वो कोई भी एक व्यक्ति प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट टीचर के रूप में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो सरकार लेगी, है ना। और अगर उसमें आपका योग्यता वगैरह, आप अच्छे कॉन्फिडेंस व्यक्ति हो और आप जिस क्षेत्र में पर्टिकुलर अपने काम कर रहे हो उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और बच्चे अगर आपसे चाहें पढ़ना तभी आप स्कूल में पढ़ा सकते हो। इसके अलावा कोई आपसे कह दे कि ये टीचर आगे पढ़ाने के लिए, तो आप नहीं पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सिलेक्शन करेंगे टीचर का, ठीक। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।
और इसके अलावा मैं आपको बात बता दूं कि जो भी वीडियो वगैरह है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक रामराजा जीएस पॉइंट का एक फेसबुक पेज भी क्रिएट हो गया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं, तो आप वहाँ जाकर उसको भी लाइक और फॉलो करें, ताकि वहाँ यूट्यूब से संबंधित जो भी अपडेट होगी वो आपको वहाँ मिलती रहेगी। ठीक है, कि कब कौन सा वीडियो आएगा, कब कौन सा वीडियो नहीं आएगा और क्या कारण है वीडियो ना आने के, ये सब चीज़ें आपको फेसबुक के रामराजा जीएस पॉइंट का पेज क्रिएट कर दिया गया है। उस पर जाके आप, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस पर जाके उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।